सैन्य इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करते हैं जो आप कह सकते हैं कि रणनीति और साहस की एक मिसाल है। ये कहानी है एक अकेले, निहत्थे एजेंट की। एक ऐसा एजेंट जिसने आतंक के सबसे काले दौर में दुश्मन के ही गढ़ में घुसकर उनके पूरे के पूरे नेटवर्क को घुटनों पर ला दिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे ये मुमकिन हुआ। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जटिल रणनीतिक पहेली है और इसका जवाब आज भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए इस ऑपरेशन की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के उस दौर की जब हालात बहुत खराब थे। फिर देखेंगे कि वो अंडरकवर हथियार क्या था और कैसे अविश्वास को ही एक हथियार बना लिया गया। फिर बात करेंगे कि कैसे उस एजेंट का पर्दाफाश हुआ, कैसे पूरे नेटवर्क का सफाया किया गया और आखिर में इससे काउंटर टेररिज्म को लेकर क्या सबक मिलता है, इस पर भी नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय माहौल कैसा था। हम बात कर रहे हैं 1988 के पंजाब की, जो एक ऐसे सुरक्षा संकट से जूझ रहा था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो इसका समाधान लगभग नामुमकिन है। देखिए, 1980 का दशक शुरू होते ही उग्रवाद की आग भड़कनी शुरू हुई और 1988 आते आते इस आग ने पूरे पंजाब को अपनी चपेट में ले लिया था। ये वो दौर था जब पुलिस और सेना की पारंपरिक कार्रवाइयां पूरी तरह से फेल हो रही थी। हालत ये थी कि सरकार और सुरक्षा बल दोनों ही लगभग बेबस नजर आ रहे थे। ये सिर्फ आतंकवाद नहीं था, नहीं, ये डर का राज था। कानून और व्यवस्था मानो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। पुलिस वाले खुद अपने घरों में छिपने को मजबूर थे और आलम यह था कि जिसने भी सिर्फ एक शब्द भी खिलाफ बोला, उसकी लाश अगली सुबह सड़क पर मिलती थी। तो ऐसे निराशाजनक माहौल में एक युवा आईबी अधिकारी अजीत डोभाल एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी विचार के साथ सामने आए। उन्होंने कहा कि दुश्मन पर बाहर से हमला करने का कोई फायदा नहीं, उसे अंदर से खोखला करना होगा। और ये फोर्स के इस्तेमाल से इंटेलिजेंस बेस्ड लड़ाई की तरफ एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव था। और जब उनके सीनियर ने उन्हें इस मिशन के खतरों के बारे में बताया कि अगर पकड़े गए तो सरकार भी पहचानने से इनकार कर देगी, तो उनका जवाब था, सर, जान तो एक बार ही जानी है और अगर ये जान देश के काम आ जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं। अब देखिए, ये सिर्फ देशभक्ति नहीं थी, ये इस बात की समझ थी कि कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए अपनी पहचान तक को दांव पे लगाना पड़ता है। तो ये सिर्फ वेश बदलने की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वर्दी और सर्विस गन की जगह अब कुर्ता पगड़ी और तेज दिमाग ने ले ली थी। उन्होंने अपनी पुरानी पहचान, आईबी ऑफिसर वाली पहचान को पूरी तरह से दफन कर दिया। देखिए, अंडरकवर ऑपरेशंस में आपका जो कवर होता है, जो नकली पहचान होती है, वही आपकी अकेली ढाल होती है और इसे बनाना इस मिशन का सबसे मुश्किल पहला कदम था। अच्छा, अब आते हैं इस ऑपरेशन के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी कि रणनीति। डोभाल ने गोलियों का इस्तेमाल नहीं किया। उनका सबसे बड़ा हथियार था दुश्मन का अपना अहंकार, उनकी आपसी फूट और उनका अविश्वास। और ये एक निर्णायक मोड़ था। एक हत्यारे के बजाय एक कारोबारी के तौर पर अपनी पहचान बनाकर उन्होंने सम्मान कमाया। ये एक शानदार मनोवैज्ञानिक चाल थी, है ना? उन्होंने ये दिखाया कि वो डर से काम नहीं करते, बल्कि अपने उसूलों से काम करते हैं। और इसी बात ने उनके किरदार को और भी ज्यादा भरोसेमंद बना दिया। दरअसल डोभाल का ये मिशन ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी ह्यूमंट का एक क्लासिक उदाहरण था। इसका मकसद गोलियां चलाना नहीं होता, बल्कि दुश्मन के दिमाग में घुसकर उनकी सोच को समझकर उन्हें हराना होता है। उनकी रणनीति बहुत साफ थी, 4 स्टेप्स में काम करती थी। पहला, ऑब्जर्व करो, बस देखो कि उनके बीच क्या चल रहा है। दूसरा, उनकी कमजोर नब्ज को पहचानो, उनकी आपसी दरारों को ढूंढो। तीसरा, गलत जानकारी देकर, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाकर उन दरारों को और चौड़ा करो। और चौथा, बस बैठकर देखो कि कैसे वो आपस में ही लड़कर खत्म हो जाते हैं। ये दुश्मन को आपस में ही उलझाकर खत्म करने की एक क्लासिक फूट डालो और राज करो वाली रणनीति थी। तो कई हफ्तों तक
सब कुछ प्लान के मुताबिक चला। खुफिया जानकारी इकट्ठा हो रही थी, लेकिन फिर ऑपरेशन अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच गया। एक लीक, एक ऐसी लीक जिसने डोभाल की जान और मिशन दोनों को दांव पर लगा दिया। और बस अचानक सब कुछ दांव पर लग गया। एक लीक ने उनका पूरा कवर उड़ा दिया। जिस कारोबारी पर वो लोग भरोसा करने लगे थे, वो असल में एक जासूस निकला। अब ये मिशन इंटेलिजेंस इकट्ठा करने का नहीं रहा, अब ये जिंदा बचने की जंग बन गया था। कमांडर का सीधा आदेश था, वो आदमी पुलिस वाला है, रात को पकड़ो, जिंदा नहीं छोड़ना। जरा सोचिए उस हालत के बारे में। डोभाल पूरी तरह फंस चुके थे, ना कोई बैकअप, न भागने का कोई रास्ता। और ठीक यहीं पर उन्होंने अपनी आखिरी और शायद सबसे शानदार चाल चली। पकड़े जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जाते जाते शक का एक ऐसा बीज बो दिया जो उनके जाने के बाद भी एक बड़े तूफान में बदलने वाला था। इस एक झूठ ने आतंकियों का ध्यान उनसे हटाकर एक दूसरे पर लगा दिया, और यही उनके बचने का रास्ता बना। तो चलिए अब देखते हैं कि डोभाल की उस खुफिया जानकारी का सीधा नतीजा क्या निकला और कैसे उनके इस बेहद खतरनाक मिशन ने एक बहुत बड़ी सामरिक जीत दिलाई। उनका बचना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। जरा कल्पना कीजिए, घंटों तक खेतों और नालियों में रेंगते हुए, वो भी घायल हालत में। ये शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की एक मिसाल थी। लेकिन वो खाली हाथ नहीं लौटे थे। उनके पास वो खुफिया जानकारी थी जो उस पूरे आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ने वाली थी। 11 डोभाल की इंटेलिजेंस पर सुबह 4 बजे एक साथ 11 जगहों पर छापे मारे गए। ये एक अकेली संख्या उस ऑपरेशन के स्केल और उसकी सटीकता को बताने के लिए काफी है। और नतीजे हैरान करने वाले थे। एक ही रात में टॉप कमांडर्स, हथियार सप्लायर, उनके फाइनेंशियल नेटवर्क, सब पर एक साथ शिकंजा कसा गया। उस एक अकेले ऑपरेटिव की जानकारी ने पूरे के पूरे आतंकी ढांचे को जड़ से उखाड़ फेंका था। तो आखिर में एक सैन्य इतिहासकार के नजरिए से देखें तो इस पूरे ऑपरेशन से हमें क्या स्थायी सबक मिलते हैं, चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। तो आखिर में ये केस स्टडी एक बहुत ही बुनियादी सच को सामने लाती है कि आतंकवाद के खिलाफ सबसे घातक हथियार कोई बंदूक या बम नहीं, बल्कि इंसान का दिमाग होता है। असली रणनीति दुश्मन की ताकत को नहीं, बल्कि उसकी कमजोरियों को निशाना बनाने में है। और अंत में ये समझना जरूरी है कि इस ऑपरेशन का लक्ष्य कोई व्यक्तिगत गौरव हासिल करना नहीं था। जैसा कि डोभाल ने खुद कहा, मेरा मेडल है वो पंजाब की शांति। असली इनाम पंजाब में शांति की बहाली थी, और यही इस मिशन का अंतिम मकसद था। और ये ऐतिहासिक केस स्टडी हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ड्रोन, सैटेलाइट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में क्या एक अकेले इंसान की हिम्मत और उसकी सूझबूझ की कोई जगह बची है? ये सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा मायने रखता है।